गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास तक अपने पास चर्चा हो गई थी बेटा किसकी, पूरे पाचन तंत्र की। संरचना जिसमें दो पार्ट भी आ गई। कौन कौन से बेटा? एक पार्ट आ गया अपने पास कौन सा? आहार नाल। और दूसरा पार्ट कौन सा आ गया बेटा अपने पास? पाचक ग्रंथियां। अब आहार नाल के विभिन्न पार्ट का अपन ने अध्ययन किया और उसके पश्चात अपने पास तीन पाचक ग्रंथियां आ गई थी। कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अब अपन शुरू करते हैं मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि की बात करते हैं। अब मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि, तो मानव में जो पाचन तंत्र की क्रिया विधि है उस क्रिया विधि का पूरा अध्ययन या क्रिया विधि को 5 स्टेप में क्या कर दिया गया बेटा? डिवाइड कर दिया गया है। मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि को 5 स्टेप में क्या कर दिया गया है बेटा? डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है अंतर्ग्रहण या इंग्लिश में कहते हैं बेटा इंजेक्शन। दूसरा चरण है पाचन, इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन। तीसरे स्टेप का नाम है बेटा अवशोषण, इंग्लिश में कहते हैं अब्जॉर्प्शन। चौथे स्टेप का नाम है स्वांगीकरण, इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। और पांचवें चरण का नाम है बहिक्षेपण, इंग्लिश में कहते हैं इजेशन। ये इंजेक्शन है और ये सिर्फ क्या है बेटा? इंजेक्शन है। अब मानव पाचन तंत्र की पूरी क्रिया विधि को अपन ने कितने स्टेप में डिवाइड कर दिया? 5 चरणों में क्या कर दिया बेटा? विभाजित कर दिया। जिसमें सबसे पहला चरण आपके पास कौन सा आ रहा है बेटा? अंतर्ग्रहण। मानव या किसी जीव के द्वारा, किसी जीव का मतलब यहां किसी जंतु से लेते बेटा, मानव या किसी जंतु द्वारा, यहां मानव पाचन तंत्र की बात करें तो सिर्फ अपन मानव ले सकते हैं। मानव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही बड़ा क्या कहलाती है? अंतःग्रहण। किसी जंतु द्वारा या मानव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया विधि है या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक बाय ह्यूमन क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। जिसकी पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। नंबर फर्स्ट चबाना और नंबर 2 निगलना। अब चबाने का अर्थ क्या है? तो अपन ने कहा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या है? अंतःग्रहण है। तो सबसे पहले मुख गुहा में पाए जाने वाले कौन से दांत बेटा? इंसाइजर की सहायता से भोजन को क्या कहता है? काटा जाए। फिर उसके पश्चात मुख गुहा में उपस्थित कौन सी टीथ द्वारा बेटा? प्रीमोलर एंड
मोलर टीथ के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन के जो बड़े पार्टिकल्स है वो किस में टूट जाते हैं, छोटे अणु में टूट जाते हैं। यहां जटिल अणु सरल अणु में नहीं टूट रहा है, भोजन के बड़े कण जो है वो किस में टूट जाते हैं, छोटे कणों में टूट जाते हैं। अब उसके साथ भोजन की जो गंध उत्पन्न होती है, उस गंध से उत्तेजित होकर लार ग्रंथियां लार का क्या करती है, स्राव करती है। ये जो लार है उसको जीभ की सहायता से भोजन के साथ क्या किया जाता है बेटा, मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन कौन सी अवस्था में आ जाता है बेटा, अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है, यानी कि ना ठोस हो ना तरल, उनके बीच की अवस्था में आता है। भोजन की इस दशा को या अवस्था को अपन कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। अब जो बोलस मुख गुहा में बना है उस पर एक दाब उत्पन्न करके उसे ग्रहणी में और ग्रहणी से ग्रासनाल में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, निगलना कहते हैं। ये प्रक्रिया अपने पास हो गई बेटा, कौन सी प्रक्रिया, अंतःग्रहण, जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा चरण कौन सा लिया अपन ने, दूसरा चरण है बेटा कौन सा, पाचन। पाचन का अर्थ क्या है, तो भोजन के कौन से घटकों का बेटा, जटिल घटकों का किसकी सहायता से, जल अपघटनकारी पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन के जटिल घटकों को जल अपघटनकारी पाचक एंजाइमों की सहायता से किसमें बेटा, अवशोषण करने योग्य, अवशोषण आगे सब बताएगा क्या है अवशोषण, आगे पढ़ेंगे। अवशोषण करने योग्य सरल अणुओं में रूपांतरण करना क्या कहलाता है बेटा, पाचन कहलाता है। अब ये पाचन की प्रक्रिया संपन्न कहां होनी है, आहार नाल में। अब जो भोजन अपन लेते हैं वो कितने घटकों से मिलकर बना है बेटा, 6 घटकों, जिसमें पहला आ गया कार्बोहाइड्रेट, और भोजन में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में लेते हैं अपन, स्टार्च। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है बेटा लिपिड, चौथा है अपने पास विटामिन, पांचवा है मिनरल्स, है जल, और सातवां वर्तमान में एक घटक और सम्मिलित करना शुरू कर दिया है, वो है फाइबर या रेत। इसके साथ साथ जो भोजन लेते हैं अपन उसमें डीएनए और आरएनए भी साथ में ग्रहण करते हैं, डीएनए और आरएनए भी, क्योंकि पादप पार्ट भाग लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, कोशिका होगी और कोशिका है तो उसमें डीएनए और आरएनए। अब इनमें से डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये भोजन के क्या है बेटा, जटिल घटक है, इनका सीधा अवशोषण नहीं हो सकता। जबकि ये भोजन की क्या है बेटा, सरल स्वरूप, इनका पाचन करने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्टली क्या हो जाते हैं बेटा, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। अब भोजन के इन जटिल घटकों का अवशोषण करने योग्य सरल अणुओं में क्या करना बेटा, रूपांतरण करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब इनमें से भोजन के घटक कौन से आगे बेटा,
घटक की बात करें तो अपने पास डीएनए आरएनए आ रहा है। डीएनए आरएनए को आपको किस में रूपांतरण करना है? नाइट्रोजन बेस्ड पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेटेड ग्रुप, ये इसके सरल स्वरूप है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, तो इसे किस में कन्वर्ट करना? सरल स्वरूप ग्लूकोज एंड दूसरा इसका स्वरूप ले सकते हैं कौन सा? फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना है। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड, इसका मतलब इसे किस में तोड़ना बेटा? एमिनो एसिड में तोड़ना। और लिपिड को किस में? फैटी एसिड प्लस किस में बेटा? ग्लिसरॉल में तोड़ना ही क्या है। अब मानव में पाचन की पूरी प्रक्रिया आहार नाल के अलग अलग भागों में क्या होती है? संपन्न होती है, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप करके क्या करना है। अब दूसरा पॉइंट, ये जो मानव के तंत्र वाले लेसन है, इन तंत्र में परीक्षा के अंदर आपके पास 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन भी साथ में आएंगे। और 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चनों में साथ में डायग्राम आएगा और साथ में कुछ एक पार्ट का क्या आएगा बेटा? वर्णन भी आएगा। तो यहां विशेषकर आपको ध्यान में रखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको घर। अब पाचन की प्रक्रिया हार्नाल के भिन्न भिन्न भागों में संपन्न होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लेना है बेटा, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन। सबसे पहले भोजन को अंतःग्रहण किया जाता है और अंतःग्रहण करने के पश्चात भोजन को क्या किया जाता है बेटा? चबाया जाता है। और चबाने के पश्चात मुख गुहा में स्थित लार ग्रंथियों के द्वारा किसका स्राव किया जाता है? लार का स्राव किया जाता है। ये लार भोजन के साथ या चबे हुए भोजन के साथ क्या हो जाती है बेटा? मिक्स हो जाती है और भोजन कौन सी अवस्था में आ गया? अर्धशोष अवस्था में, जिसे अपन ने क्या नाम दिया? बोला। अब जो लार है, उस लार में क्या क्या बताया था आपको? पहला एंजाइम बताया था बेटा अपन ने, कौन सा? एमाइलेज। दूसरा बताया था इसमें अपन ने क्या बेटा आपको? लाइसोजाइम। और तीसरा अपन ने इसमें क्या बताया था बेटा? जल प्लस NaCl या पोटेशियम कार्बोनेट के आयन। इन आयनों के कारण तो जो भोजन का अम्लीयपन है वो कैसा हो जाता है बेटा? लगभग उदासीन या अपन कह सकते हैं हल्का अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का अम्लीय। 6.8 pH तक भोजन का क्या हो जाता है बेटा? अब यदि भोजन अपन ने कैसा क्या है? अम्लीय क्या है, तब भी भोजन का माध्यम कैसा होगा बेटा? लगभग उदासीन होगा, क्योंकि जो लार है उस लार में उपस्थित आयन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? भोजन के माध्यम क्या बना देता है? उदासीन कर। अब लाइसोजाइम का कार्य क्या बताया था? ये पाचन में वैसे नहीं पढ़ना, ये तो उसी में आ गया। लाइसोजाइम का कार्य था भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करना। मूल बच गया क्या बेटा? एमाइलेज। ये एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च है, उस स्टार्च का क्या करता है बेटा? आंशिक पाचन करता है।
क्योंकि एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? केवल स्टार्च। एंजाइम जब अपन ने पढ़े थे तो एंजाइम की विशेषताएं थी, उन एंजाइम की विशेषता को याद करना दोबारा है। तो एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम है वो केवल किस पर कार्य करता है बेटा? स्टार्च। कितने पीएच पर है? लगभग 6 से 7 पीएच मान सकते हैं अपन, और एग्जिट अगर अपन माने तो 6.8 पीएच होता है। इस पीएच पर कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ देता है बेटा किसमें? माल्टोज प्लस किसमें बेटा? अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में। किसमें तोड़ देता है बेटा? माल्टोज प्लस अल्फा सीमित डेक्स्ट्रॉन। अब माल्टोज क्या है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज के 2 अणु। अब स्टार्च क्या था? स्टार्च एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। एक स्टार्च के मॉलिक्यूल का निर्माण, अणु का निर्माण करने के लिए कितने अणु भाग लिए थे लगभग? तब अपन ने कहा था जूनियर क्लास में, कितने बेटा? 3000 ग्लूकोज के अणु। कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? तब आपको याद आ रहा है बेटा, अपन ने कौन सा बॉन्ड बताया था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब एमाइलेज एंजाइम स्टार्च में उपस्थित ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या करता है बेटा? जल अपघटन करता है, जिसके फलस्वरूप स्टार्च टूट जाता है किसमें? एक तो किसमें? माल्टोज के अणुओं में। कोई एक अणु नहीं बनता, अनेक माल्टोज के अणु, माल्टोज अणुओं में, न कि अणु में। और साथ में किसमें टूट जाता है बेटा? अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में। अब अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन क्या है? तो कितने से लेकर बेटा? 3 से लेकर 9 तक ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड के अणु आपस में जुड़े रहते हैं। तो उस कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या कहते हैं? सिर्फ डेक्स्ट्रीन शब्द दे सकते हैं, या अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन कहते हैं। अब इस बात से एक पॉइंट तो निकल कर आया बेटा कि इस मुख्य गुहा वाले भाग में केवल और केवल किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। केवल और केवल किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का भी किसमें? माल्टोज प्लस अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में। जबकि अपन को तो पाचन करना है किसमें बेटा? ग्लूकोज या किसमें कंट्रोल करना है? फ्रुक्टोज में। अपने पास अभी तक ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का निर्माण नहीं हुआ। दूसरी बात, तो पूर्ण पाचन हुआ या आंशिक? तो दूसरा आंशिक। तीसरी बात, यहां भोजन मुख्य गुहा में केवल थोड़े समय के लिए रुकता है बेटा। जिसके कारण जितना भोजन में अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें से लगभग केवल 30% स्टार्च को ही किसमें तोड़ा जाता है? माल्टोज प्लस अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में। बाकी कार्बोहाइड्रेट यानी कि 70% कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में? स्टार्च के रूप में शेष रहता है। उसका मुख गुहा में पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मुख गुहा के अंदर भोजन थोड़े समय के लिए ही रुकता। साथ में बड़ा पीएच विशेषकर ध्यान में रखना। ये अपने पास पहला पार्ट आ गया बेटा, कहां? मुख गुहा में पाचन की प्रक्रिया।
मुख गुहा में पाचन की प्रक्रिया के पश्चात दूसरा पार्ट अपन लेते हैं बेटा, आमाशय में पाचन। किसमें पाचन बेटा? आमाशय में पाचन। अब मुख गुहा में भोजन किसके रूप में आ गया बेटा? बोलस के रूप में। किसके रूप में आ गया? बोलस के रूप में, यानी कि अर्धठोस अवस्था में बोलस के रूप में मुख गुहा से भोजन चला जाता है बेटा ग्रसनी, और ग्रसनी से निकलने के पश्चात चला जाता है बेटा किससे? ग्रासनाल में, और ग्रासनाल की भित्ति में उपस्थित पेशियों में संकुचन के द्वारा भोजन पहुंच गया बेटा कहां? आमाशय। तो आमाशय में जो भोजन पहुंचा है वो किसके रूप में पहुंचा है? बोलस, जिसमें से केवल किसका आंशिक पाचन हुआ है? आंशिक कार्बोहाइड्रेट पचित भोजन बोलस के रूप में ग्रासनाल से किसमें पहुंच गया? आमाशय। कहां पहुंच गया बेटा? आमाशय। अब जैसे जैसे भोजन आमाशय में पहुंचा है तो आमाशय की भित्ति पर क्या पड़ेगा बेटा? दाब उत्पन्न होगा। इस दाब के कारण आमाशय के कौन से भाग में? फंडस भाग में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक जो ग्लैंड पाई जाती है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा या जठर ग्रंथियों द्वारा किसका स्राव किया जाता है? जठर रस का स्राव किया जाता है। किसका स्राव किया जाता है बेटा? जठर रस का। अब ये जठर रस आमाशय की भित्ति में जो पेशियां हैं उनमें संकुचन के द्वारा घूमता है भोजन, और घूमने के कारण जठर रस किस में बदल जाता है बेटा? किसके साथ मिल जाता है? भोजन के साथ क्या हो जाता है? मिल जाता है। इस जठर रस में क्या क्या पाता है? तो इस जठर रस में पाया जाता है बेटा पहला HCl अम्ल, दूसरा पेप्सिनोजन, तीसरा लाइसोजाइम, चौथा अल्प मात्रा में जठरीय लाइपेज एंजाइम। अब अपन ने कहा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा जठर रस का स्राव किया गया। जठर रस में क्या पाता है? HCl अम्ल, पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम और जठरीय लाइपेज एंजाइम। अब जठर रस किस मिल गया बेटा? भोजन के साथ मिल गया। तो जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, HCl अम्ल के कारण जो भोजन का माध्यम है वो कैसा हो जाता है बेटा? अम्लीय हो जाता है। और अम्ल HCl अम्ल एक प्रबल अम्ल है, तो उसके कारण pH लगभग कितना हो जाता है बेटा? 1 से 2 pH के बीच हो जाता है। अब HCl अम्ल का कार्य क्या है? तो HCl अम्ल का कार्य, पहला कार्य क्या है बेटा? भोजन को क्या करना? गलाना, क्योंकि कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है, तो क्या कर देगा? गला देगा। क्योंकि प्रबल अम्ल अगर ये अपने यहां से गए तो अपने शरीर को भी क्या कर सकता है? गला सकता है। दूसरा, भोजन का माध्यम
कैसा बनाता है बेटा? अम्लीय। तीसरा, भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को क्या करना बेटा? नष्ट करना। चौथा, जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो एक किस प्रकार का एंजाइम है बेटा? निष्क्रिय एंजाइम है। इस पेप्सिनोजन को HCl अम्ल बेटा किस में बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। जो इसकी कौन सी अवस्था है बेटा? सक्रिय अवस्था है। अब सक्रिय पेप्सिन है वो कौन से एंजाइम का पाचन करता है बेटा? प्रोटीन का पाचन करता है। तो आमाशय में मूल रूप से किसका पाचन होना है? भोजन के कौन से घटक का? प्रोटीन का पाचन होता है। अब जो निष्क्रिय प्रोटीन है, पेप्सिन एंजाइम पेप्सिनोजन था, वो किस में बदल गया बेटा? सक्रिय पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो प्रोटीन है उसका क्या करता है बेटा? आंशिक जल अपघटन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। कितने पीएच पर है? 1 से 2 पीएच। प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन कर देता है बेटा किसमें? प्रोटियोज प्लस पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड। किसमें कर देता है बेटा? प्रोटियोज प्लस पेप्टोन प्लस है पॉलीपेप्टाइड। अब सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं बेटा? प्रोटियोज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड। अब याद करो बेटा, आपके पास जूनियर क्लास में अपन ने एक यौगिक बताया था आपको, पेप्टाइड यौगिक। पेप्टाइड यौगिक किसे कहा था बेटा अपन ने? जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड पाता है। पेप्टाइड बॉन्ड युक्त यौगिक की क्या कहते हैं? पेप्टाइड यौगिक। जो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। नंबर फर्स्ट आया था आपके पास ओलिगोपेप्टाइड। नंबर सेकंड आया था अपने पास पॉलीपेप्टाइड। और नंबर 3 आया था बेटा क्या आपके पास है? प्रोटीन। ओलिगोपेप्टाइड किसे कहा था? वे पेप्टाइड यौगिक जिसमें 2 से लेकर 9 तक एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उसे ओलिगोपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड किसे कहा था? जिसमें 10 से लेकर कहां तक बेटा? 100 तक एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं उसे पॉलीपेप्टाइड। और 100 से अधिक एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं तब उसे अपन ने क्या कहा था? प्रोटीन। अब पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करता है। इसका मतलब प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में पाए जाने वाले कौन से बॉन्ड का जल अपघटन करता है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड का। अब पेप्टाइड बॉन्ड युक्त जो प्रोटीन है उसका आंशिक जल अपघटन करता है, उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं बेटा? प्रोटियोज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोज को अपन क्या कह सकते हैं बेटा? एक प्रकार के क्या है? कौन सा प्रोटीन है?
व्युत्पन्न प्रोटीन है। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या था जूनियर क्लास में पढ़ो, याद करो। प्रोटीन 3 प्रकार के थे, सरल प्रोटीन, सुगमित प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन कौन सा होगा, जो केवल और केवल किसका बना है, एमिनो एसिड का बना है। सुगमित प्रोटीन किसे कहा था, जिसमें एमिनो एसिड के साथ साथ कोई अदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जुड़ा रहता है। और व्युत्पन्न प्रोटीन किसे कहा था, सरल या सुगमित प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो प्रोटियोज, पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड यहाँ एक प्रकार के क्या हो गए बेटा, व्युत्पन्न प्रोटीन, जिनमें एमिनो एसिड की संख्या प्रोटीन की तुलना में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उनमें से बीच बीच में पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो गए, जल अपघटित। उसके कारण अपन यूं कह सकते हैं कम एमिनो एसिड वाले पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। क्या बन गया, प्रोटियोज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड। इस आमाशय वाले भाग में प्रोटीन का क्या हो गया बेटा, आंशिक पाचन। क्या हो गया, आंशिक पाचन। अब जठर रस में HCl अम्ल का कार्य आ गया, पेप्सिनोजन का कार्य आ गया। इसके अलावा इसमें क्या था बेटा, जठरीय लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा, जठरीय लाइपेज एंजाइम। जठरीय लाइपेज एंजाइम एक लाइपेज तो लिपिड का जल अपघटन करने वाला, वो जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, वो जठरीय लाइपेज हो गया। एक दुर्बल एंजाइम है जो केवल किसमें बेटा, मक्खन यानी कि घी में उपस्थित वसा का ही क्या करता है, पाचन करता है। तो आमाशय में वसा में से कौन से वसा, मक्खन के रूप में जो वसा पाती है उसी का ये एंजाइम क्या करता है बेटा, पाचन करता है। किसमें, तो मक्खन, वसा, कौन सा एंजाइम बेटा, जठरीय लाइपेज। किसमें कहेगा बेटा, वसीय अम्ल प्लस किसमें बेटा, ग्लिसरॉल। कितना पीएच, 1 से 2 पीएच। तीसरी बात, ये जठर रस के क्या हो गए बेटा, कार्य हो गए, उसमें पाए जाने वाले घटकों के क्या हो गए, कार्य। अब फिर सोचिए अगली बात, या साल लगा के इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। तो पहली बात, मानव में जठर रस के अंदर रेनिन एंजाइम का क्या होता है बेटा, अभाव होता है। पहला पॉइंट याद रखना है, मानव के जठर रस के अंदर रेनिन एंजाइम का क्या होता है बेटा, अभाव होता है। और ये रेनिन एंजाइम दूध में पाए जाने वाले कौन से प्रोटीन बेटा, केसिन प्रोटीन का क्या करता है, किस में पाचन करता है, पेरा केसिन प्रोटीन में क्या करता है, पाचन करता है। लेकिन मानव के अंदर जठर रस में रेनिन एंजाइम का अभाव होता है, इसलिए अपने जठर आमाशय के अंदर दूध में पाए जाने वाले कौन से प्रोटीन, केसिन प्रोटीन का क्या नहीं होता है, पाचन।
और केसिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसका निर्माण करने के लिए सभी प्रकार कौन से बेटा, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के एमिनो एसिड का मतलब 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अगर अपन दूध का में उपयोग लेते पीते हैं तो अपने पास या अपने शरीर में सभी प्रकार के एमिनो एसिड की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि दूध शुद्ध पिया क्यों, दूध शुद्ध पिया करने का मतलब क्या है, अपने शरीर में सभी प्रकार के एमिनो एसिड की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। लेकिन अपने जठर रस में रेनिन एंजाइम का अभाव होने के कारण क्या नहीं होता बेटा, दुग्ध प्रोटीन का पाचन अपने आमाशय में नहीं होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट याद रखना है बेटा, बाल्य अवस्था में जठर रस में क्या पाया था बेटा, जठर रस में रेनिन एंजाइम पाया है, जो दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन क्या कर देता है, पाचन कर देता है। अब देखो कई बार छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी का दूध पीते हैं, उस समय कई बार वो क्या कहते हैं, मुख से दूध का वापस बाहर निकाल देते हैं, फटे हुए दूध को बाहर निकालते हैं। वो रेनिन एंजाइम द्वारा उसका क्या हो जाता है, पाचन, और वो पचा हुआ भोजन दूध कई बार क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। बच्चे डालते हैं ना कई बार मुख से फटा हुआ दूध बाहर, वापस मम्मी का दूध लेने के बाद वो वापस डाल देते हैं, क्योंकि उसके जठर रस में क्या पाया था बेटा, रेनिन एंजाइम पाया था। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट, जो आमाशय है इसमें अपन कहते हैं केवल किसका पाचन होता है बेटा, प्रोटीन का ही आंशिक पाचन किसमें हुआ, प्रोटियोज, पेप्टॉन्स या पॉलीपेप्टाइड, या पाचन हुआ बेटा किसका, मक्खन का, मक्खन यानी कि वसा का, दूध घी में पाई जाने वाली वसा का। अब यहां मुख में किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, स्टार्च का पाचन हुआ, जबकि आमाशय में स्टार्च का पाचन नहीं होता है। जबकि वास्तविकता तो क्या थी, जो भोजन अपन ने ग्रहण किया था उसके साथ बेटा कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम भी तो कहां पहुंचा था, आमाशय में पहुंचा है। तो फिर आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्यों नहीं हुआ, जबकि एंजाइम तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एमाइलेज एंजाइम भोजन के साथ मुख वहां से कहां पहुंचा है, आमाशय में पहुंचा है। लेकिन फिर भी अपन कहते हैं यहां केवल किसका प्रोटीन पाचन होता है बेटा, प्रोटीन का ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्यों नहीं हुआ, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम कहां है, आमाशय में पहुंचा है। तो उसका कारण है कि एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है बेटा कौन से पीएच पर, 6 से 7 पीएच पर, जबकि आमाशय का पीएच कितना होता है बेटा, 1 से 2 पीएच होता है। 1 से 2 पीएच होने के कारण एमाइलेज एंजाइम कौन सी अवस्था में चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, जिसके कारण आमाशय में किसका पाचन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। अब क्वेश्चन बन सकता है आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्यों नहीं होता है, तो आंसर क्या लिखोगे, भोजन के साथ पहुंचे हुआ एमाइलेज एंजाइम लगभग उदासीन पीएच पर कार्य करता है, जबकि आमाशय का पीएच 1 से 2 होने के कारण एमाइलेज एंजाइम कौन सी अवस्था में चला जाता है बेटा, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, और निष्क्रिय अवस्था में चले जाने के कारण आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। तीसरा स्टार लगा के पॉइंट विशेष याद रखना है। अपन कहते हैं जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्राव कहता है, और जठर रस में प्रबल HCl अम्ल पाया जाता है, और ये प्रबल HCl अम्ल इसका पीएच कितना होता है, 1 से 2 होता है। इतना प्रबल अम्ल शरीर के किसी भी भाग को क्या कर सकता है बेटा, गला सकता है। लेकिन फिर भी
HCl अम्ल आमाशय की भित्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्यों? इसका आंसर पहले मैं दे चुका हूं। आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली जो श्लेष्मा कोशिकाएं हैं, ये किसका स्राव करती है बेटा? श्लेष्मा का स्राव करती है। किसका स्राव करती है बेटा? श्लेष्मा क्या करती है बेटा? स्राव करती है। और ये श्लेष्मा आमाशय की भित्ति के चारों तरफ क्या बना लेता है? मोटी भित्ति का क्या कर लेता है बेटा? निर्माण कर लेता है। और मोटी भित्ति का निर्माण करने के कारण HCl अम्ल कहां तक नहीं पहुंच पाता है? आमाशय की भित्ति तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो HCl अम्ल है वो आमाशय की भित्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। चौथा स्टार लगा के पॉइंट याद रखना बेटा। अब भोजन में क्या मिल गया बेटा? जठर रस। और जठर रस मिलने के कारण भोजन अर्ध ठोस अवस्था से बदल जाता है। किसमें? अर्ध तरल अवस्था में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अर्ध तरल अवस्था में। आंशिक कार्बोहाइड्रेट, आंशिक प्रोटीन पचित आमाशय के अर्ध तरल भोजन को कहते हैं कायमा। क्या कहते हैं? कायमा। क्या कहते हैं? कायमा। ये प्रक्रिया होगी बेटा अपने पास किसमें? किसके अंदर बेटा? आमाशय में पाचन की प्रक्रिया। तीसरा पार्ट हो जाएगा बेटा गृहिणी में, या अपन सीधा ले सकते हैं छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।